हाँ गाइस, टॉपिक इज रेडिएशन। टॉपिक इज रेडिएशन। ओके भाई, इसमें स्टार्ट होएगा। एक तो स्पेक्ट्रम याद आ रहा है सबको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता था, नहीं याद आ रहा है? ऐसा कुछ होता है ना, वेवलेंथ कम होती जाती है, एनर्जी hc/λ होता है। तो यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती यस जाएगी, सर। यहाँ पर एनर्जी कम होगी। हाँ या ना? और इस साइड में क्या होता है? यस सर। रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। उसके बाद इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड होती है। उसके बाद एक छोटा सा रीजन आता है जिसमें विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखती है, विजिबल लाइट होती है सर जो हमें इंफ्रा दिख। में भी इंफ्रारेड ए और इंफ्रारेड बी होती है। अरे बेटा चिल यार, ऐसे तो अब मैं एक्सरेज बताऊंगा, तो एक्सरेज में बताऊंगा दो होती है, हार्ड एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज। रफ आइडिया चाहिए यार तुम्हें। तो ये विजिबल होता है, और इसमें रेड इस तरफ होता है, वायलेट इस तरफ होता है, विबग्योर। ठीक है, चिल चिल। और वायलेट से इधर होता है अल्ट्रा वायलेट, ये होता है एक्सरेज, ये होता है गामा रेज, और उसके आगे भी कुछ होता है शायद, कॉस्मिक रेज और व्हाटएवर। हाँ या ना? ये स्पेक्ट्रम होता है। और विजिबल एक छोटा सा होता है कि अराउंड 700 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच में ये विजिबल होता है हमें। बाकी सब भी स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम हमें दिखता नहीं है। अब मैं रेडिएशन जो बताने वाला हूं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें ईएम वेव से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मैं एक मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूं गाइस। क्या बता रहा हूं? मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है डोंट क्वेश्चन मी, डोंट आस्क मी व्हाई, हाउ। मैटर ऑफ फैक्ट। ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है थीटा बी, थीटा बी। तो एवरी बॉडी इन यूनिवर्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स ये फेंकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये फेंकता है। एवरी बॉडी, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये माउस है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक रहा है, मैं हूं, मैं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक रहा हूं। ठीक है, ये कॉफी का कप है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंक रहा है, ये भी एमिट कर रहा है। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स एमिट्स, एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलेगा? चलेगा मतलब क्या? मैटर ऑफ फैक्ट है, पूछना तो है ही नहीं कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा होता है, बस होता है तो होता है, तो होता है। अब उसके बाद फॉर्मूला, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिटेड, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। ठीक है, और ये टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। केल्विन में। हाँ, केल्विन में लेना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन लेके करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई बॉडी है, इससे जो एमिटेड एनर्जी है, एनर्जी पर सेकंड कैन बी रिटर्न एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। ये एरिया कौन सा हो गया? सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस से एमिट होता है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। सही तो है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया था, टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंडेंट। तो अब मैं ये कह सकता हूं ना कि एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगा, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एनर्जी पर सेकंड एमिटेड कितनी हो जाएगी? यहां तक का लिख लिया, नहीं लिख लिया? अब तुम यस इसमें सर, इसमें लिख कुछ लिया। समझना नहीं है, बस तुम्हें तुम्हें बेसिकली इसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसा होता है। एनर्जी पर सेकंड हो जाएगी सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। ये सिग्मा हो गया, इसको बोल देते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन का यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल
कांस्टेंट, ये स्टीफन लॉ पढ़ा रहा हूं बेसिकली मैं, और इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5678, 5678 याद कैसे किया मैंने? 5678 चलेगा? यस सर। सर एक डाउट था। इसमें डाउट भी क्या आ गया, मैंने इतना तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। बोलो क्या डाउट नहीं है, सर, बोलो। बस एक सा डाउट था। ये जो सर आपने स्टीफन लॉ में ऊपर बताया कि हर बॉडी एमिट करती है, तो उस एमिट में मतलब उस बॉडी की सिर्फ अपनी जो निकाल रही है वो है, या फिर जो रिफ्लेक्ट कर रही है आजू ना बाजू ना की ना वो ना भी ना, है? सिर्फ एमिटेड, सिर्फ एमिटेड। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, लेकिन मैं भी ये भी बताने वाला था। ये मैं कैसे बताने वाला था कि मैटर ऑफ फैक्ट पार्ट 1, मैटर ऑफ फैक्ट पार्ट 2, एवरी एक फिनोमिना क्या है, एमिशन, और एक है इंसिडेंस वाला फिनोमिना। दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमिना है। एमिशन पे इंसिडेंस डिपेंड नहीं कर रहा, इंसिडेंस पे एमिशन डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है कि नहीं है? तो जो तुम हो, तुम ओके दूसरे सर। फिनोमिना पे कुद्दियां मार गए, हाँ या ना? तो स्लो 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 हो जाओ। तो ये हो गया। अच्छा, स्टीफन लॉ का हमारा यूनिट क्या हो जाएगी, ये कितनी है, एनर्जी पर सेकंड, वॉट। तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, चलेगा? यस सर। ये स्टीफन कांस्टेंट हो गया। अब मैं कहता हूं कि इस लॉ में कुछ गलती है अभी। इसमें इसमें गलती ये है, मान लो मैं लोहा ले लूं, आयरन ले लूं, और मान लो मैं कुछ और ले लूं, से प्लास्टिक ले लूं, दोनों का दोनों का शेप सेम है, दोनों का एरिया सेम है, और दोनों का टेम्परेचर भी सेम ले लो, थीटा। तो क्या तब भी ये दोनों एनर्जी एमिट सेम करेंगे? क्योंकि इस लॉ के हिसाब से तो यही हो गया, सिग्मा ए थीटा की पावर 4, सिग्मा ए थीटा की पावर 4। इसका मतलब ये लॉ अभी इनकम्प्लीट है, मैंने गलत लिखा हुआ है। इसको सही करते हुए नेचर मैं, ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, मटेरियल ऑफ बॉडी। मटेरियल ऑफ बॉडी। तो ये एक क्वांटिटी डाल दो, एप्सिलॉन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका नाम है एमिसिविटी, एमिसिविटी। इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो गया वर्स्ट एमिटर, ठीक है, और 1 हो गया बेस्ट एमिटर। ये हो गया बेस्ट एमिटर, चलेगा? मतलब सर ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइप से है? एक तरीके से ये लगा लो, हाँ, एक तरीके से ये लगा लो कि भाई, मतलब जैसे मान लो आयरन का हमारा एमिसिविटी दे दिया सपोज 0.8, तो हो सकता है प्लास्टिक की कुछ ये दे दे, सपोज से 0.4 दे दे या 0.2 दे दे, हाँ या ना? 1 हो जाएगा जी तो सर। बहुत अच्छा एमिटर हो जाएगा। इसका मतलब अब तक की जितनी स्टोरी मैंने बकवास करी, उस पूरी बकवास का क्रक्स ये है कि कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर थीटा है, तो ये एनर्जी छोड़ेगा, ये एनर्जी छोड़ेगा, वेयर एनर्जी पर सेकंड इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा की पावर 4, चलेगा? पूरा क्रक्स तो यही हो गया ना। ये फैक्ट 1 हो गया, ये फैक्ट 1 हो गया, और ये एमिटेड एनर्जी है। किस किस को ये समझ में आ गया है? यस सर। ओके। उसके बाद उसके बाद फैक्ट 2, फैक्ट 2, होल्ड करो एक सेकेंड। ओके, फैक्ट 2 ये है कि कोई बॉडी है, अब सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा एस, तो सराउंडिंग खुद रेडिएशन फेंक रहा है, और वो रेडिएशन इस पे गिरेंगी। ये फिनोमिना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ऊपर वाला फिनोमिना के। ऊपर वाला फिनोमिना था एमिशन का, और नीचे वाला फिनोमिना है सराउंडिंग से एनर्जी फॉलिंग ऑन बॉडी, फॉलिंग ऑन बॉडी, चलेगा?
तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर थीटा एस है तो सराउंडिंग से जो एनर्जी गिरेगी इस पे दैट इज गिवन बाय सिग्मा ए थीटा एस की पावर 4। इस बॉडी के एरिया पे डिपेंड करेगा? हाँ करना चाहिए ना। इस बॉडी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा गाइस? एवरीबॉडी करेगा सर। करेगा, लेकिन मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अगर ये आयरन है या प्लास्टिक है, आसपास की एनर्जी को क्या फर्क पड़ रहा है कि ये अंदर कैसा है? हाँ या ना? ये आयरन है या प्लास्टिक है, आसपास की एनर्जी को क्या फर्क पड़ रहा है कि ये कैसा है? तो जो ये एनर्जी इंसिडेंट होएगी ये बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इंसिडेंट एनर्जी है। अब इस इंसिडेंट एनर्जी के साथ दो चीजें होंगी, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एब्जॉर्ब जितना होगा उसको लिख देते हैं ए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ए हो गया एब्जॉर्प्टिविटी। क्या हो गया? ए हो गया एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो गया? इट इज फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी which gets absorbed। चलेगा? अगेन एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? बेसिकली एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो गया? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये भी मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, ये भी मटेरियल डिपेंडेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। तो ए आ गया 0 और 1 के बीच में, और 0 होता है वर्स्ट एब्जॉर्बर, या ये कह लो बेस्ट रिफ्लेक्टर। और 1 हो गया बेस्ट एब्जॉर्बर, आई थिंक वर्स्ट रिफ्लेक्टर। A1 का मतलब क्या हो गया? A1 का मतलब क्या हो गया? A1 का मतलब क्या हो गया? ऑल इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ऑल इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। चलेगा यहां तक या ये भी नहीं समझ में आया? यस सर। आ गया सर समझ। A1 का मतलब ऐसी बॉडी हो गया जितनी भी एनर्जी उस पर गिरे सारी खा जाए, रिफ्लेक्ट करे ही ना। ऐसी थ्योरेटिकल बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। देयर इज नो प्रैक्टिकल बॉडी ब्लैक बॉडी, बट ब्लैक बॉडी इज अ थ्योरेटिकल आइडिया। ऐसी बॉडी जिसपे सारी एनर्जी गिरे वो सारी खा जाए। ठीक है? तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी वो होगी जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो जाएगी। यहां तक का समझ में आया है एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? 1-2 मिनट लिखना है। बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी गया एक साथ। तुमने पहली बार की थ्योरी पढ़ी है। अच्छा, बच्चों को ना मैं इतने सालों से पढ़ा रहा यार, मतलब बच्चों को ना रिफ्लेक्शन से तो नहीं हमेशा ही मतलब सॉरी रेडिएशन से हमेशा ही कुछ दिक्कत रहती है। 12th में आके बच्चे कहते हैं रिफ्लेक्शन भूल गए, सॉरी रेडिएशन भूल गए। अच्छा, मुझे बिल्कुल आसान सा लगता है, कुछ है ही नहीं यार, गिने चुने तो फॉर्मूले हैं। इधर देखो मैं बताता हूँ क्या है इसको, इसमें क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर थीटा बी था। इसमें सारी जो मैंने अब तक बकवास करी है वो समझ में आ जाएगी। एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा ऑफ बॉडी की पावर 4, ये तो एमिट हो रही है, चलेगा। उसके बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा एस, उससे गिरी कितनी? सिग्मा ए थीटा एस की पावर 4। एब्जॉर्ब कितनी करी इसने? ए सिग्मा ए थीटा एस की पावर 4। और रिफ्लेक्ट कितनी करी? 1 - ए
सिग्मा ए थीटा एस की पावर 4। मैं तो कई बार 12th में या 12th पास में जब रिवाइज कराता हूं तो सिर्फ ये एक डायग्राम बनाता हूं और कहता हूं देखो जो अब तक मैंने जितनी थ्योरी बताई उसका क्रक्स यही है। एम आई राइट गाइस? किस किस को ये लग रहा है कि यही तो क्रक्स है? यस सर। ऊपर करना है क्या? नो सर। सर नहीं क्या ये नोट करना है। क्या नोट करना है भाई? ये कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो। मैंने भी लिखा है ब्राउन कलर से। ब्राउन से कहाँ लिखा है मैंने? सर नीचे ये बाय वाला। कर दो। सर एंड में एकदम। ओके देखो ऐसा है, यहाँ पर एक और बंदे का फिर से नाम आएगा, किरचॉफ। थोड़े दिन पहले कंडक्शन में मैंने बताया था किरचॉफ होता है, ठीक है? किरचॉफ लॉ वाला किरचॉफ वही है। इसने यहाँ पर किरचॉफ ने रेडिएशन में भी अपना योगदान दिया है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। बहुत अजीब सी लैंग्वेज में ना जाते हुए सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे। उसने कहा गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। और किसका भैया माइक ऑन है बता दो, बहरा बना दिया मुझे। नितेश फीडबैक आ रहा है यार, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। आइडिया ये कहा उसने, एमिसिविटी इज सेम एज एब्जॉर्प्टिविटी। that is the result of Kirchhoff's law of radiation। क्या कहा उसने? उसने कहा एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी एक ही चीज है। जिसकी एमिसिविटी ज्यादा होगी तो उसको गर्म कर दूंगा तो वो ज्यादा एनर्जी फेंकेगा, एज कंपेयर टू ऐसी बॉडी जिसकी एमिसिविटी कम है लेकिन वो खाता भी ज्यादा ही है, उस पर एनर्जी ज्यादा गिरेगी तो ज्यादा ही खाएगा, एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। पक्का? सर किरचॉफ के सारे लॉ ऐसे इक्वालिटी पे ही हैं कि करंट सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा और ये सब सेम रहेगा। ये किस बच्चे ने इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया? आयुष, एम आई राइट? आयुष था? कौन यस था? सर। तुम्हारे दिमाग में कैसे आया भाई आयुष ये? था सर। कहीं पढ़ा था क्या? सर ये नहीं सर, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ हाँ मतलब मैंने नहीं, पहले पढ़ रखा है अरे यार इलेक्ट्रॉनिक्स मैं में। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तो दिमाग फिर में सुनो, मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार क्या बोलते हैं कि इसके सारे इक्वलिटी पे बेस्ड हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम, इसके हमेशा इसी चीज पे बेस्ड हैं कि क्या बोलते हैं ये चीज इक्वल रहेगी, ये चीज इक्वल रहेगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया, एकदम से हिट कर गया क्या? गुड यार, हाँ सर, वोल्टेज और करंट पहले पढ़ रखा है, ये अभी पढ़ा तो थोड़ा रिलेट कर लिया। रिलेट कर लिया, गुड। नहीं मैंने तो रिलेट नहीं किया, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार हाँ यार बात तो सही कह रहा है बच्चा, इक्वलिटी पे ही बेस्ड है। गुड ऑब्जर्वेशन। अब आगे बढ़े। मैं ये कह रहा था ये बॉडी है, ये बॉडी है सर इस। हाँ नोट बोलो। करना था थोड़ा सा। ओ करो। हो गया। हो गया। मैं ये कह रहा हूं ये बॉडी है और ये सराउंडिंग है। अब इसका क्रक्स बता रहा हूं। इसने एमिट किया एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा बॉडी की पावर 4 और खाया इसने एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा सराउंडिंग की पावर 4। चलेगा? और दो चीजें जो इस कलर से नहीं लिख रहा, दूसरे कलर से लिख रहा हूं। ये हो गया सिग्मा ए सराउंडिंग की पावर 4, ये हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन सिग्मा ए सराउंडिंग की पावर 4। आई एम वरीड अबाउट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट ओनली दीज टू एनर्जीज। क्यों? क्योंकि बाकी तो इंटरेक्ट ही नहीं हुई ना। इसने इतनी एनर्जी पर सेकंड लूज करी और इतनी एनर्जी पर सेकंड गेन करी। तो क्या मैं कह सकता हूं एच नेट कितना हो जाएगा? एच एमिट माइनस एच एब्जॉर्ब। तो मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। दिस इज एच नेट। एच नेट क्या हो गया? बेसिकली एनर्जी पर सेकंड नेट लॉस्ट। हाँ या ना?
किस किस को ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी? सर फिर से समझा दो। अरे भैया उसने कुछ एमिट sir. करके एनर्जी लूज करी, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तो नेट लूज कितना हो गया ये बता दो यार। मान लो ये था 20 जूल पर सेकंड और ये था हमारा 5 जूल पर सेकंड, तो क्या मैं ये अच्छा कह सकता हूं? समझे। तो इसका मतलब 15 जूल पर सेकंड इज द नेट लॉस्ट ना। और वो तभी होगा जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी बड़ा होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से। ये भी समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और ये एनर्जी पर सेकंड में है, ये एनर्जी पर सेकंड में, इसका भी ध्यान रखना। रखोगे गाइस? किसमें है गाइस? Yes, sir. एनर्जी पर सेकंड में। हाँ बोलो। टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार। मान लो मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो एनर्जी एमिटेड बाय रेडिएशन बाय मी वुड बी सेम एज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रेडिएशन बाय मी, हाँ या ना? और अगर मेरा रूम का टेम्परेचर है 37 और मेरा टेम्परेचर है 50, तो मैं ज्यादा एमिट करूंगा, खाऊंगा कम, क्योंकि मेरे एमिटेड हो जाएगा मेरी बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 और एब्जॉर्ब हो जाएगा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। और अगर मेरे अंदर कोई टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो मैं रेडिएशन के कारण इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ जाऊंगा सराउंडिंग के। बोलो हाँ। यस सर, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स तो वो तो आएगा ना। इसका मतलब अब इसमें एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसा बनता है कि रेडिएशन के कारण बॉडी कितनी देर में सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेन कर ले। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आ रहा भाई? Yes. ये है एक्चुअली में स्टीफन लॉ है ये बेसिकली इसको स्टीफन लॉ बोल देते हैं, इसको स्टीफन लॉ बोल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सोचो क्या क्या बोल रहा हूं मैं। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बॉडी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है थीटा नॉट एट टाइम टी इक्वल टू 0, मास इसका m है, स्पेसिफिक हीट इसकी s है, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा s है, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा s है, और गिवन इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा s। सही है? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर। फाइंड टाइम व्हेन बॉडी रीचेज थीटा s। सही है कि नहीं है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो भी चेंज होता जाएगा? क्यों? क्योंकि इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा? नेट एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा नॉट की पावर 4 माइनस थीटा एस की पावर 4। चलेगा यहां तक? ये हो गया हमारा एच नेट। ये एच नेट हो गया बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। ये एच नेट हो गया बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। बोलो हाँ। यस सर। हाँ यही तो हुआ, डी क्यू बाई डी टी, नेट एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी, नेट एनर्जी, ये रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये चीज हमारी टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी तो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। तो मुझे ये कहना चाहिए कि टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर थीटा मान लो, उस इंस्टेंट पे मैं कहूंगा कि नेट एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 should be dq by dt, should be dq by dt, should be dq को लिख देना चाहिए ms माइनस डी थीटा बाई डी टी। ये तो हो गया रेट ऑफ हीट लॉस, ये तो हो गया नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय रेडिएशन। और इस चीज को भी क्या कुछ बोल देते हैं बहुत बार, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। किस किस को चमका? क्या? हेलो, बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही थी बेटा। सर मैं कहती है माइनस में क्यों लिया है? माइनस क्यों लिया है? क्योंकि बॉडी ठंडी हो रही है ना। अरे तुम ऐसे बोलोगे, माइनस लेने के दो लॉजिक बता सकता हूं मैं। एक लॉजिक तो बोलोगे टाइम टी पे इसका टेम्परेचर थीटा था, टाइम टी प्लस डी टी पे टेम्परेचर थीटा प्लस डी थीटा लोगे,
और फिर ये कहोगे इसने एनर्जी लूज करी। लूज क्यू क्या होता था? एनर्जी लॉस्ट में ms, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल करते थे, हाँ या ना? तो dq क्या हो जाएगा? ms इनिशियल हो गया थीटा, फाइनल हो गया थीटा प्लस डी थीटा, तो ये माइनस डी थीटा हो गया, ms माइनस डी थीटा। वैसे ये जिसने पूछा उसको ये लास्ट लेक्चर याद नहीं आ रहा, कंडक्शन वाला? कंडक्शन में आए थे बेटा, जिसने पूछा था कौन था ये बच्चा? हेलो, बोल सकते हो कौन था? कौन बच्ची बोल रही थी? आरुषि थी, निशा थी, कौन थी? हेलो हेलो गाइस, तो ये समझ में आ गया माइनस डी थीटा बाई डी टी क्यों लिया? ये उल्टा हो जाता अगर एप्सिलॉन सिग्मा ए कोई कहता थीटा s4 माइनस थीटा 4, इसको फिर लिख देता ms प्लस डी थीटा बाई डी टी। ये कब लिखता? जब बॉडी का टेम्परेचर लेस देन थीटा सराउंडिंग होता, तो फिर वो रेट ऑफ कूलिंग की जगह रेट ऑफ हीटिंग हो जाता ना, ये चीज हो जाती है रेट ऑफ हीटिंग, ये हो जाता पूरा का पूरा हो जाता रेट ऑफ हीट गेन, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यहां तक का समझ में आया है? मैं तो ये कह रहा था ये कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल बकवास चल रही थी। ये बॉडी थी हमारे पास और ये हो गया एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 इज ms माइनस डी थीटा बाई डी टी। निकालना क्या था? बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी थीटा अपॉन थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4 इज एप्सिलॉन सिग्मा ए dt अपॉन ms, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। टाइम t0 पे बॉडी का टेम्परेचर है थीटा नॉट और टाइम t पे बॉडी का टेम्परेचर है थीटा। चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? यस सर। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, आई लीव दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। क्यों? दिस इंटीग्रल इज द रीजन व्हाई जनरली स्टीफन लॉ के ऊपर टाइम वाले क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि स्टीफन लॉ से टाइम निकालना वुड बी अ डैम हेडेक। ये इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। ये इंटीग्रल इस टाइप का हो गया dx अपॉन x की पावर 4 माइनस सम कांस्टेंट की पावर 4, हाँ या ना? ये इंटीग्रल आसान तो नहीं है, तो यहां पर अटक जाओगे, यहां पर अटक जाओगे। गॉट इट और नॉट? तो टाइम वाले क्वेश्चन जनरली स्टीफन लॉ पे नहीं बनते। अब ऐसा भी नहीं है नहीं बनते, अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनते, बना, ये चीज आनी चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके ये इंटीग्रल सॉल्व करवा दिया। समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार तो क्या किया उन्होंने कहा सराउंडिंग ले लो एब्सोल्यूट जीरो पे, सराउंडिंग ले लो एब्सोल्यूट जीरो पे, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। समझे नहीं समझे? कि ये कह दिया ये बॉडी थी, मास m था, स्पेसिफिक हीट s थी, टेम्परेचर थीटा नॉट था टाइम t0 पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर था एब्सोल्यूट जीरो। अब ये बता दो कितनी देर में ये ठंडी होके आधे टेम्परेचर पे हो जाएगी इनिशियल के, कितनी देर में? इसका टाइम निकाल लो, ये क्वेश्चन है। अब तो हो जाएगा, यही बनेगा हमारा डी थीटा अपॉन थीटा की पावर 4 इंटीग्रल इज माइनस एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय ms इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। t0 पे टेम्परेचर हो गया थीटा नॉट, टाइम t पे हो गया थीटा नॉट बाई 2। ये क्या हो जाएगा? थीटा की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, क्योंकि उसने कहा इंटीग्रल ऐसा कर दो कि बच्चे कर पाए इंटीग्रेट, हाँ या ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एवरीबॉडी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं फील के लिए यहां पे लिख दिया, बाकी खुद करते रहेंगे, पेपर में डाल दूंगा। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। एक बार और भी आया था, वो मैं बताना ही नहीं चाहता। उसमें मतलब वो एक्चुअली 12th में जाके वो इंटीग्रल कर पाओगे। उसने क्या किया, मास m दे दिया, ये रिसेंटली मेंस में आया था, और उसने स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर पे डिपेंडेंट दे दिया, कुछ इस टाइप का अल्फा थीटा क्यूब ऐसा दे दिया, अल्फा थीटा क्यूब। तो अब इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या बनेगा कि एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा s4
इज एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी। यहां पर स्पेसिफिक हीट है ना, उसको लिख दिया अल्फा थीटा क्यूब, इस इंस्टेंट का टेम्परेचर की पावर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शन अल्फा कुछ कांस्टेंट दे दिया, अल्फा कुछ कांस्टेंट दे दिया, हाँ या ना। तो यहां पर अब इंटीग्रल किस टाइप का बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ थीटा क्यूब इंटू डी थीटा अपॉन थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए इंटू डी टी बाय अल्फा इंटू एम टाइम टी जीरो पे टेम्परेचर बॉडी का थीटा नॉट है, टाइम टी पे कुछ हो गया थीटा। ये अब इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रेट हो सकता है, ये अब इंटीग्रेट हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट हो जाएगा। तुम सब बच्चे हो भी 11th क्लास के, तुम्हें नहीं कराया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने जुगाड़ करके ऐसा इंटीग्रल बना दिया कि ये इंटीग्रेट हो जाए, हाँ या ना, क्योंकि उसने कुछ नहीं करना, थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 को लिख देना से z, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 थीटा क्यूब इंटू डी थीटा इज डी जेड, और जो ऊपर है ना थीटा क्यूब डी थीटा, ये बन जाएगा तुम्हारा डी जेड बाय 4, और नीचे क्या बन जाएगा z लॉग z बन जाएगा माइनस 1/4 ln z बन जाएगा थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। किसी को समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया चिल, क्या करोगे चिल, चिल करोगे गाइज, नहीं करोगे ना। लिख लिया सबने? लिख लिया सर। तो 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? ओके गाइज, क्या बता रहा था मैं कि कोई बॉडी है, बार बार लिख रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए अब तक। कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर थीटा है, सराउंडिंग का थीटा एस है, किस रेट से एनर्जी लूज कर रहा होगा, एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा एस 4, दिस इज एच नेट, दिस इज एच नेट, ये हो गया रेट ऑफ हीट लॉस, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, नेट हीट लॉस पर सेकेंड, हीट लॉस पर सेकेंड एट दिस इंस्टेंट, हाँ या ना। इसे हो गया रेट ऑफ हीट लॉस, इसको बोल दिया एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी, एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी, इसको बोल दिया रेट ऑफ कूलिंग, इसको बोल दिया रेट ऑफ कूलिंग, चलेगा ये। अब देखो ऐसा है, न्यूटन ने सब जगह आगे अपनी टांग मारनी है, तो वो यहां पे आ गया, आदत है ना उसकी, है या नहीं है, कहां कहां आ चुका है भाई न्यूटन कैलकुलस में तो था ही था, ग्रेविटेशन में भी था, न्यूटन लॉ में भी था, और जाके उसने लिक्विड्स में उसमें भी आया था, लिक्विड्स में वहां पर भी आया था, कहां पे आया था, वेलोसिटी प्रोफाइल में आया था, याद आ रहा है, लीनियर मान ली थी, वो यहां पर भी आ गया। उसने कहा स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग का, स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग को अप्रोक्सीमेट करूंगा मैं, अप्रोक्सीमेट करूंगा और मैं बना दूंगा एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और वो ऐसा होगा जिसे तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, वो ऐसा होगा जिसे तुम इंटीग्रेट कर पाओगे। कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे गाइस, इधर देखो, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसने कहा ये जो थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4 है, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सपोज कैन आई से कि किसी इंस्टेंट पे बॉडी के टेम्परेचर को लिख सकता हूं सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस सम चेंज, समझे। मान लो बॉडी का टेम्परेचर है 400 केल्विन और सराउंडिंग का है 300 केल्विन, तो ऐसे लिख सकता हूं ना, बॉडी का टेम्परेचर इज 300 प्लस 100, सही है कि नहीं है। तो इसने बोल दिया, ये आ गया थीटा एस प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 माइनस थीटा सराउंडिंग की पावर 4, इसको लिख दिया थीटा सराउंडिंग की पावर 4, और इसको लिख दिया 1 प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा एस की पावर 4 माइनस 1। उसने कहा भाई इसमें तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर डेल्टा थीटा अपॉन थीटा एस वेरी वेरी लेस देन 1 है, इफ, तो यहां पर लगा दो बाइनोमियल एक्सपेंशन,
और सिर्फ लीनियर टर्म्स लो, हायर पावर्स को इग्नोर कर दो, हायर पावर्स को इग्नोर कर दो, ये बन जाएगा 1+4 डेल्टा थीटा बाय थीटा एस। बात समझ में आई या नहीं आई? ये कब कर सकते हो? मान लो बॉडी का टेम्परेचर है 320 केल्विन और सराउंडिंग का है 300, तो मैं ये कह सकता हूं डेल्टा थीटा बाय थीटा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो गया 20 बाय थीटा एस कितना हो गया? 300। हाँ या ना? इससे भी थोड़ा और कम होना चाहिए, तो इसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बोलो हाँ, लगा सकते हैं गाइज? यस सर। मैं सो रहे हो क्या सबके सब? यस सर, लगा सकता है। लगा सकते हैं। इसको काट देना 1 को, ये बन गया 4 थीटा एस क्यूब इंटू डेल्टा थीटा। ओए होए, ये बन गया थीटा की पावर 4 माइनस थीटा एस की पावर 4 को लिख सकते हैं 4 थीटा एस क्यूब, और डेल्टा थीटा को एंड में क्या लिख दूं? डेल्टा थीटा क्या था भाई? सराउंडिंग प्लस डेल्टा थीटा इज बॉडी का टेम्परेचर ना, तो डेल्टा थीटा हो गया बॉडी माइनस सराउंडिंग, बॉडी माइनस सराउंडिंग। अब तुम कहोगे अच्छा इस चीज को ये लिख सकते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन। इससे हमारा जो अजीब सा इंटीग्रल बन रहा था वो लॉग का इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? देख सकते हैं कैसे। ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये एमिट कर रहा था, कितना था? एप्सिलॉन सिग्मा ए थीटा 4 माइनस थीटा सराउंडिंग 4। इसको लिख दिया एप्सिलॉन सिग्मा ए। भाई मेरे साथ साथ लिखते रहो बार बार, मैं 10 बार लिख चुका हूं इस एक्सप्रेशन को, और तुमने नोटिस किया बार बार क्यों लिख रहा हूं? कि बार बार लिख के तुम्हें याद हो जाए, नहीं तो ना क्या बोलते हैं वहां पर पेपर के अंदर ना कुछ भी याद नहीं होगा। यस सर, याद हूँ। एप्सिलॉन सिग्मा ए 4 थीटा एस क्यूब थीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी। यही तो हो गया। ये हो गया रेट ऑफ हीट लॉस, और उस पर लगा दिया, उसको कह दिया कि दिस इज एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी is directly proportional to body temperature minus surrounding temperature. This is Newton's law of cooling. This is called Newton's law of cooling. ये उसका डेरिवेशन करा है मैंने, ये मैंने उसका डेरिवेशन किया। गाइस गॉट इट और नॉट? कि किसी इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर कुछ है और सराउंडिंग का कुछ है, तो किस रेट से वो कूल हो रहा होगा, that is directly proportional to body temperature minus surrounding temperature. Moreover, since it is only a difference, I can take it in Celsius. समझे नहीं? अरे भाई यहां पे तो केल्विन में लेना जरूरी है, ये केल्विन में होता है, ये केल्विन में होता है, लेकिन ये केल्विन में लूं और ये केल्विन में लूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि केल्विन में माइनस समथिंग करूंगा तो 273 तो दोनों तरफ से उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस डी थीटा बाई डी टी, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू थीटा माइनस थीटा एस। दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। मेरे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शुड बी एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय 4 थीटा एस क्यूब बाय एम एस। बोलो हाँ। एक बार प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में कुछ देके एमएस की वैल्यू पूछ ली, थर्मल कैपेसिटी पूछ ली। समझ में आई बात या नहीं आई? तो मतलब ये डेरिवेशन करवाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या कि अगर तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही नहीं पता तो? हाँ या ना? वैसे 99.9% क्वेश्चंस के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ या ना? एवरीबॉडी
यस सर। पक्का? यस सर। श्योर? सो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। इस पे बताता हूं ट्रेडिशनल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन लिख लिया हो तो बता देना एवरीबॉडी। लिख लिया सर। सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, वो ठंडे होके हो जाती है 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट में। सराउंडिंग का टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस से ठंडी होके वो 40 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट कितने मिनट में होएगी? सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी है 30 डिग्री सेल्सियस। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है और इसमें टी पूछ लिया, चलेगा नहीं चलेगा? बिना सॉल्व करे ये कह सकता हूं, बिना सॉल्व करे ये कह सकता हूं अगला टी मिनट 10 मिनट से ज्यादा आएगा। कैसे? अरे भाई जब तक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा दूर था जल्दी जल्दी ठंडी हो रही थी। क्यों? d theta by dt is also proportional to theta minus theta surrounding. Got it or not? अरे नहीं समझ में आया? अरे जितना दूर होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर से उतना जल्दी जल्दी ठंडा होऊंगा। सराउंडिंग के पास पहुंचता जाऊंगा तो ठंडा होने का रेट भी कम होता जाएगा। तो 60 से 70 से 60 जल्दी हुई होगी, 60 से 50 ज्यादा देर में हुई होगी, 50 से 40 और देर में होगी, और 40 से 30 हो सकता है बहुत देर लगाए। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूं। क्या करना? माइनस डी थीटा बाई डी टी, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। इसको लिख देना डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग इज माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है थीटा 1 टाइम टी 0 पे, टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर हो गया थीटा 2। ये बन जाएगा ln थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, लिमिट डाल दी थीटा 1 से थीटा 2, ये बन जाएगा ln थीटा 2 माइनस थीटा सराउंडिंग, थीटा सराउंडिंग माइनस ln थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस के टी, इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां तक का समझ में आ गया सबको? इसको लिख देना ln थीटा 2 माइनस थीटा सराउंडिंग अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग इज माइनस के टी। एवरीबॉडी यही तो बनेगा, ये पूरा ब्रैकेट में है। log x माइनस log y इज log ऑफ x बाय y, ये आना चाहिए। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं, कि थीटा 1 हो गया बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, थीटा 2 हो गया बॉडी का फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, तो ये हो गया ln 60 माइनस 30 अपॉन, सॉरी थीटा 2 है ना, 50 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30 इज माइनस के इंटू टाइम हो गया 10 मिनट, दोनों मिनट में ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, यहां से निकलेगा के। अब यही चीज तुम दोबारा लगाना कौन से वाले एक्सप्रेशन पे? इस वाले पे, और यहां पर के की वैल्यू एलिमिनेट कर देना। तो यहां पर क्या आएगा? ln 40 हो गया ना, 40 माइनस 30 अपॉन 50 माइनस 30 इज माइनस के टी। दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर बन जाएगा t बाई 10, t बाई 10 इज, ये आ जाएगा ln 40 माइनस 30 दैट इज 10, 10 बाई 20 ln 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय ln 2 बाई 3। एक काम करते हैं, दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, और इसको फ्लिप कर देते हैं। अब ये मत कहना कि इतनी मैथ नहीं आती,
log x by y is minus of log y by x, तो ये आ जाएगा ln2, ये आ जाएगा ln of 3/2, चलेगा? ये हो गया t by 10, ये आ गया t आ गया 10 log 2 ln2 log 2 to the base 10 करते हैं अगर, तो 2.303, तो दोनों न्यूमरेटर वो 2.303 कट जाएगा। log 2 to the base 10 ये होता है 0.3010, log 3 to the base 10 ये होता है 0.477 माइनस 0.3010। कुछ याद भी है किसी को? ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर कहाँ है भाई? सीधा निकाल ही लो ना, कहाँ गया? ln2 डिवाइडेड बाय ln 1.5 इंटू 10, 17.09 17.09 मिनट। किस किस को ये चमक गया गाइस? एवरीबॉडी आया है या नहीं आया है? अब ब्रेक दे क्या? लिखने का टाइम दे क्या? Yes. यस सर, एक मिनट। यस सर। एक काम करता हूँ ना, इसका एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ, ये भी करना कि क्वेश्चन है 60 से 50 गया इन 10 मिनट, 50 से कितना गया इन नेक्स्ट 10 मिनट, चलेगा? थीटा सराउंडिंग है 30, थीटा सराउंडिंग है 30। ये भी तरीका वही है, पहले वाले से निकाल के के निकाल लो, दूसरे वाले में के एलिमिनेट करके थीटा निकाल लो। बोलो हाँ, सही है गाइज? अब मैं जरा जूम आउट कर देता हूँ, यस सर। लिख लो और ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये गॉट 3-4 मिनट्स। सो गाइज, किसने क्वेश्चन आंसर निकाला? बड़ा अजीब सा आ रहा है। अरे तो 40 थोड़ी आएगा, 43 40 कुछ ऐसे आता है, 43 आता है, 43.33। अब ये मत कहना कि भाई ln थीटा 2 माइनस थीटा सराउंडिंग अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग इज माइनस के टी। ये आ गया माइनस के 10 इज ln 50 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30, और दोबारा लगाऊंगा तो ln थीटा माइनस 30 अपॉन 50 माइनस 30, हाँ या ना? इज अगेन माइनस के 10, इक्वेट कर दिया तो ये आ गया ln 2/3 इज ln थीटा माइनस 30 अपॉन 20, तो ये आ गया थीटा माइनस 30 इज 40/3, 40/3 होता है 13.33, तो थीटा आ गया 43.33। गाइस गॉट इट और नॉट? नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत थी इसमें, ये पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत थी? आ गया ना समझ में? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा मजे ले लेता, वो ये कहता 50 से कितना गया थीटा इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो यहां पर क्या कर देंगे, k इंटू 10 की जगह माइनस के इंटू 20 कर देंगे, हाँ या ना? तो ये तुम्हारा बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1/2 इज ln 2/3 अपॉन ln थीटा माइनस 30/20, चलेगा? और उसको स्क्वायर कर दूंगा तो 4/9 इंटू 20 प्लस 30 इज थीटा फाइनल। बोलो हाँ। अब यहां पर ये मत कहना कि ये भी नहीं समझ में आ रहा।
2 ln x को क्या लिख दोगे, ln इंटू एक्स स्क्वायर लिख दोगे ना। ln x की पावर y क्या होता है भाई, y ln x नहीं होता। Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. और लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहा था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफन लॉ। ये कह रहा था रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस इंस्टेंट का बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट्स व्हाट इट वाज सेइंग, हाँ या ना। सो के थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, हाँ या ना, ऐसे था। अब कुछ महान लोग आए, उन्होंने कहा इसको भी अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ कूलिंग को कांस्टेंट मान लो, उस छोटे से इंटरवल पे रेट ऑफ कूलिंग को कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पर इसका एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म क्या हो गया, बॉडी के टेम्परेचर का डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज, अब यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग कौन सा लूं, ये वैसे तो वेरिएबल है या नहीं है भाई, इनिशियली कितना था थीटा 1 माइनस थीटा सराउंडिंग, बीच में क्या हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर जो भी होगा थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग, फाइनली कितना हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा सराउंडिंग। ये रेट ऑफ कूलिंग जो है ये हमारा हमेशा इन चीजों के प्रोपोर्शनल था। उन्होंने कहा एक काम करो, इसको ले लो थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग, थीटा एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग, थीटा एवरेज हो गया बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर प्लस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। कुछ समझ में आया क्या बोला? ये न्यूटन लॉ का भी अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये न्यूटन लॉ का भी अप्रोक्सीमेशन होगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार फिर क्वेश्चन किस चीज पे बन जाते हैं कि न्यूटन लॉ के अप्रोक्सीमेशन का भी अप्रोक्सीमेशन लगा दो, हाँ या ना। न्यूटन लॉ खुद में अप्रोक्सीमेशन था, उसका भी अप्रोक्सीमेशन लगा दो। गॉट इट? चलो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो एक सेकंड नोट लिखो करना था। लिख लो। आने वाले हफ्ते में 3 टेस्ट होंगे, नोट कर लो, सबको देने हैं। जैसे इस बार सबने दिए हैं ना, कोई था ऐसा पेपर जिसने पेपर ना दिया हो? हाँ गाइज, सो अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो क्या था, हमने कहा था 60 डिग्री सेल्सियस से 50 गया 10 मिनट में, और 50 से 40 गया अगले t मिनट में, सही है कि नहीं है? सराउंडिंग का था 30। इसको मैंने तो कैसे निकाला था, अभी तक तो लॉग से निकाला था, अब मैंने एवरेज वाला तरीका लगाया कि माइनस डी थीटा बाई डी टी। मेरे को तो एवरेज वाला फॉर्मूला भी याद नहीं है, थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। मैं हमेशा इसको बना देता हूँ कि ओके भाई, कहता होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज के बॉडी का एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग। अब इस पहले वाले पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ बॉडी का टेम्परेचर में कितना डिक्रीज आया, -10 डिवाइडेड बाय 10 मिनट, ये मिनट में है, ये सेल्सियस हो गया। इसके थीटा एवरेज हो जाएगा 55 माइनस 30, चलेगा? फिर माइनस ऑफ
बॉडी का डिक्रीज आना चाहिए -10 डिग्री सेल्सियस अपॉन टाइम टी, यही पूछा है। थीटा एवरेज, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 40 + 50/2 दैट इज 45 - 30, चलेगा ये भी। थीटा एवरेज क्या है? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, हाँ या ना? Yes, sir. तो इससे कितना आ जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दो, के चला जाएगा, ये आ गया T/10, T/10 इज 25/15, T is 50/3, 313, 6 जा 18, 20, 16.66 सेकेंड। डिफरेंट आया है आंसर, देख लो भाई। पहले कितना आ रहा था? Yes, sir. 17.09 आ रहा था, हाँ या ना? अब थोड़ा डिफरेंट आया है, गॉट इट और नॉट? तो ऑब्वियसली एवरेज को भी एवरेज ले लिया, वो खुद में ही इनएक्यूरेट था, ये और इनएक्यूरेट हो गया। मैं बता दूं ये चीज, हाँ बोलो। सर मैं बोला था जैसे आपको वाला और ये वाला दो प्रोसेस बताए, आंसर डिफरेंट है। सपोज ये क्वेश्चन आ गया और दो ऑप्शन, ये दो ही आ गया ऑप्शन, तो करेंगे क्या? हाँ, फिर ना मतलब चुल्लू पर पानी होता है लेकिन उसमें। आंसर वो जैसे सपोज वो दिया ही नहीं है कि ये मल्टीपल चॉइस है, तो एक ही मारो, तो कोई अगर ये मार देगा फिर वो गलत हो जाए, या वो मार दे अरे तो तो उसमें पहली क्या? बात तो नहीं आएगा ना, सोचो ना, नहीं आएगा। पहली बात तो ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा, और आएगा तो ऑब्वियसली लॉग वाला मार के आएंगे। लॉग वाला एक्यूरेट है, ये तो फ्रॉड का भी फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड का भी फ्रॉड है। लॉग वाले से मार के आओगे, हाँ या ना? न्यूटन Yes, लॉग sir. लेकिन ये तरीका कराना जरूरी था, ये तरीका इसलिए कराना जरूरी था क्योंकि बहुत बार न्यूटन लॉज के एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन ऐसे वाले बन जाते हैं, हाँ या ना? जनरली जब वो होता है ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला, उसमें ऑप्शन भी लॉग में दी होती है, लॉग में ऑप्शन नहीं दी हुई है और ऐसे अजीब अजीब सी वैल्यू दी हुई है, तो जनरली ये वाला लगेगा, एवरेज वाला। असलियत तो ये है, पहले तो ये बता दो, कोई किसी को कोई ये नहीं लग रहा कि यार इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगना चाहिए था? सोचो, मैं इतनी देर से क्वेश्चन कर रहा हूं, नोबडी आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल, नोबडी आस्क्ड मी is Newton law of cooling even valid over here? What was the approximation of Newton law of cooling? Delta theta by theta surrounding is very, very less than 1. Is it true? 60 minus 30 by 30, is it very, very less than 1? Delta theta होता था body temperature minus surrounding temperature. What the hell just happened? बोलो बोलो, ये क्या कर डाला मैंने? ये लगना चाहिए था। हाँ भाई, सर लगना चाहिए था, बताए क्यों? ये सारी चीज केल्विन में थी, ये केल्विन में थी। अब न्यूमरेटर में तो केल्विन केल्विन कट जाएगा और नीचे 273 ऐड होएगा। अब चलेगा? यस सर। यार कोई तो सोचे ये चीज, इतनी देर से लगाए पड़ा हूं मैं, ठीक है? जनरली हर साल कोई ना कोई पूछ लेता है कि सर आप क्या कर रहे हो, इसमें इसमें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो लगना ही नहीं चाहिए। इस साल किसी ने पूछा नहीं, बिट डिसअपॉइंटेड। हाँ गाइस, आगे बढ़े। एक और चीज, यहां तक का समझ में आ गया? ये बताओ, जो ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, इसका टेम्परेचर था थीटा, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है। That energy per second is given by epsilon sigma A
थीटा ऑफ बॉडी की पावर 4. Now I am not talking about incident, I am not talking about absorbed, I am not talking about reflected, I am talking about emitted. ये emitted energy is in the form of electromagnetic waves. हाँ या ना? Basically photons, basically photons, basically photons. EM wave के क्या निकलते हैं? photons निकलते हैं. ये बताओ, वो जो पूरा स्पेक्ट्रम था, तो जो फोटॉन्स निकलेंगे मान लो, तो बहुत सारे निकलेंगे. मान लो ये एनर्जी है सपोज 10 जूल्स पर सेकंड, तो 10 जूल में तो मिलियंस ऑफ फोटॉन्स होंगे या नहीं होंगे? मिलियंस भी छोड़ो, एक फोटोन की एनर्जी जनरली 10 की पावर -19 के ऑर्डर की होती है. हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? तो 10 Yes, की sir. पावर 20 फोटोन्स के आसपास निकल रहे होंगे. बोलो हाँ. इलेक्ट्रॉन वोल्ट Yes, में sir. एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक फोटोन की एनर्जी 10 की पावर -19 जूल के आसपास होएगी. 10 जूल अगर निकल रहा है तो इसका मतलब 10 की पावर 20 फोटोन्स के आसपास निकल रहे हैं. बोलो हाँ. Yes, यार ये sir. जो फोटोन निकले हैं, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के निकले हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? एक वेवलेंथ निकली है, सब सारे फोटोन एक ही वेवलेंथ के निकलेंगे या बहुत सारी वेवलेंथ्स के निकलेंगे? बहुत सारी. बहुत सारी. बहुत सारी, बिल्कुल सही. लिख लो, बहुत सारी, बहुत सारी वेवलेंथ्स के फोटॉन्स एमिट होंगे. बहुत सारी वेवलेंथ्स के फोटॉन्स एमिट होंगे. और जो ये बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स के फोटोन एमिट होंगे, ये जो बहुत सारी वेवलेंथ हैं, इनमें कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जिनके ज्यादा फोटोन निकलेंगे और कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जिनके कम फोटोन निकलेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कुछ सर, बहुत वेवलेंथ. सारी भी क्यों? पूरे स्पेक्ट्रम के कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ही, जितनी भी स्पेक्ट्रम होती है. हाँ मान लो, चलो सबके निकलेंगे. मतलब मेरे से एक्सरेज भी निकल रही हैं. ले, खतरनाक. बताओ तो हाँ सही. सर, वो तो, हाँ होती हाँ होंगी, सर, वो होती तो होंगी. पूरा स्पेक्ट्रम ही निकलता है. पूरा स्पेक्ट्रम निकलता है. लेकिन अच्छा तुम ये बताओ, जो मैं विजिबल हूं वो एमिटेड लाइट से विजिबल हूं या रिफ्लेक्टेड लाइट से विजिबल हूं? ये बता दो. रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड से विजिबल हूं. ये सुनने में आता है ना. आई एम नॉट विजिबल बाय माय एमिटेड लाइट, आई एम विजिबल बाय माय रिफ्लेक्टेड लाइट. हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं एमिटेड लाइट से विजिबल क्यों नहीं हूं भाई? मैं क्या? सर, वो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती. हाँ तो तुम तो कह रहे थे सारे निकलते हैं. तो इसका मतलब नहीं सर, मेरे से प्रोमिनेंटली क्या निकल रहा होगा? इंफ्रारेड निकल बहुत रहा कम है. वेवलेंथ वाले. नहीं नहीं, छोटी वेवलेंथ वाले थोड़ी निकल रहे हैं, बड़ी वेवलेंथ वाले निकल रहे हैं. इंफ्रारेड वाले निकलते हैं, पता है ना? इसका मतलब हाँ सर, सॉरी. हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन से फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं, कौन से फोटोन कम निकल रहे हैं. बात समझ में आई या नहीं आई? जो अब मैं समझाने जा रहा हूं वो मैं ये समझाने जा रहा हूं कि एमिटेड लाइट के अंदर किस फोटोन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किन फोटोन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, किन फोटोन्स की क्वांटिटी कम है. हाँ या ना? तो वो जो क्वांटिटी ऑफ फोटोन्स है कि कौन से फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं, वो मेरे बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जैसे ये कप है, ये कप भी किससे विजिबल है? रिफ्लेक्टेड लाइट से. एमिटेड लाइट से विजिबल नहीं है, क्योंकि ये अगेन इंफ्रारेड में एमिट कर रहा है. जितना भी ये आसपास चीजें हैं, ये सब रूम टेम्परेचर पे हैं. ये रूम टेम्परेचर पे हैं, तो ये सारी की सारी किससे विजिबल है? इंफ्रारेड से विजिबल है. लेकिन मैं ये हीटर ऑन कर दूंगा तो ये ग्लो करता है, येलो ग्लो करता है. तो ये किससे विजिबल है? ये एमिटेड लाइट से विजिबल है. इसका मतलब ये जो एमिशन कर रहा है, ये विजिबल के अंदर कर रहा है. बोलो हाँ. कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो इस क्वांटिटी को डील करने के लिए एक लॉ कहलाता है, समथिंग कॉल्ड एज वीन्स लॉ. कौन सा लॉ? वीन्स लॉ. क्या कहलाता है? वीन्स लॉ. वीन्स लॉ कहता है कि एक क्वांटिटी डिफाइन कर दो, ई लैम्डा. ई लैम्डा हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा
into energy of one photon of lambda। तो एक तरीके से क्वांटिटी हो गई ई लैम्डा वन, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लैम्डा वन इंटू एच सी बाय लैम्डा वन। एक क्वांटिटी हो गई डिफरेंट वेवलेंथ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लैम्डा टू इंटू एच सी बाय लैम्डा टू। हाँ या ना? ई लैम्डा थ्री हो जाएगा, ई लैम्डा थ्री हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लैम्डा थ्री इंटू एच सी बाय लैम्डा थ्री। क्या मैं ये कह सकता हूं इन सारी क्वांटिटीज का सम ये क्वांटिटी होगी? बोलो हाँ, यही तो होगा, यही तो होगा या नहीं होगा? यस सर। सर तो यहां पर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ देखा इन्होंने वो एक्सपेरिमेंटली इस टाइप का बनता है। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ई लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, ई लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। यही तो बोलना चाह रहा है ये। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फोटोन सबसे ताकतवर है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोन ताकतवर तो ये वाले होंगे ना। जितना वेवलेंथ कम करता जाऊंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? लेकिन तुम कहोगे उनका ई लैम्डा कम क्यों है? अरे नंबर ऑफ फोटोन तो कम हो सकता है, नहीं हो सकता? नंबर ऑफ कम है वो। हाँ, नंबर कम हो गया। इसका मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसका नंबर ऑफ फोटोन्स भी सबसे ज्यादा रहा होगा, या सबसे ज्यादा नहीं रहा होगा तो उसका ये हो जाएगा कि उसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एनर्जी मैक्सिमम है। यही तो हुआ कि टोटल एनर्जी जो एमिट हुई उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन सी वेवलेंथ का है? इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का है। बोलो हाँ। ई का रही मैं ये कह रहा हूं ई लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये है, ई लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फोटोन का, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब टोटल एनर्जी में इस वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। ये लैम्डा मेरे केस में इंफ्रारेड में डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इंफ्रारेड में लाई करता है ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, हाँ या ना? ये बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये वेवलेंथ बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बाय समथिंग कॉल्ड एज वीन्स लॉ, बाय समथिंग कॉल्ड एज वीन्स लॉ। वीन्स लॉ कहता है लैम्डा इंटू थीटा इज कांस्टेंट, लैम्डा इंटू थीटा इज कांस्टेंट। कुछ पल्ले पड़ा? यस सर। ये कौन सा लैम्डा है? ये लैम्डा है वेयर ई लैम्डा इज मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं है? किताबों में इसको ऐसे लिख देते हैं लैम्डा एम इंटू थीटा इज कांस्टेंट, लेकिन ये लैम्डा मैक्सिमम नहीं है। दिस इज नॉट लैम्डा मैक्सिमम, दिस इज नॉट लैम्डा मैक्सिमम, दिस इज ये लैम्डा वो है जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम है। एक तरीके से यही कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम है। एक तरीके से मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें एनर्जी ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई भी तो कर रखा है, आया ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तुम समझे नहीं। मान लो एक फोटोन की एनर्जी है 10 और उसके निकले 10 फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी है मान लो 9 और उसके निकले 12, तो 12 9 जा कितना होता है? 108। और क्या बोलते हैं इसका कितना हो गया? 100। सही है कि नहीं है? या एक काम करो, एक के 14 निकले और उसकी एनर्जी मान लो 6 है, तो 14 6 जा क्या हो गया? 14 6 जा कितना हो गया? 84। तो अब तुम कहोगे ना कि फोटोन ज्यादा हैं, तो थोड़ा गलत नहीं हो गया? तुम अभी खुद ही कह रहे थे कि ये लैम्डा वो हो गया जिसके फोटोन सबसे ज्यादा है। नहीं, इसके फोटोन 14 थे, इसके फोटोन 10 थे, इसके फोटोन 12 थे, तो ये 14 वाला तो नहीं हुआ ना, ये तो 108 वाला होगा या नहीं होगा? यस सर। क्योंकि तुम नंबर ऑफ फोटोन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो एनर्जी ऑफ फोटोन से भी तो कर रहे हो। किस किस को ये समझ में आया कि थोड़ा सा तुम गलत बोल रहे थे? ये लैम्डा वो नहीं है जिसके नंबर ऑफ फोटोन्स मैक्सिमम है, ये लैम्डा वो है जिसका ई लैम्डा मैक्सिमम है। ई लैम्डा का मतलब हो गया टोटल एनर्जी में
उसका कंट्रीब्यूशन, या ये कहो टोटल एनर्जी में उस लैम्डा पे कितनी एनर्जी निकली, हाँ या ना? नंबर नहीं, नंबर इंटू एनर्जी, दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। मतलब मैंने मान लो 10 जूल पर सेकंड एमिट करे, तो हो सकता है मैं उसमें से 7 जूल पर सेकंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिट करूं, और वो वेवलेंथ है ये, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनटू लैम्डा इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 की पावर -3। ये मीटर में लेना होता है, ये केल्विन में, अगेन एब्सोल्यूट, मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। गॉट इट और नॉट? किस किस को ये समझ में आ गया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो मैं मैक्सिमम एनर्जी कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ की फेंक रहा हूँ? दैट वेवलेंथ विल बी 2.9 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 273 प्लस 37। चलेगा? चलेगा नहीं यस चलेगा? सर। यस सर। तो हम ये कहेंगे दैट इज 2.9 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये? 7 8 9 10 7 8 9 10 11 310 आ गया ना, डिवाइडेड बाय 310, ये आ गया 9.35 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा टोटल, हाँ या ना, मीटर। नाउ दिस थिंग इज इन इंफ्रारेड, this thing is in infrared, so I am not visible by emitted light, I am visible by reflected light। जो नाइट विजन कैमरा है वो किस चीज पे काम करते हैं भाई? रात को देखते हैं, वो हरा हरा नहीं दिखता है, वो नाइट विजन कैमरा इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ या ना? वो एमिटेड लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। कभी फिल्मों में देखा है नाइट विजन कैमरा? यस सर। यस they सर। are not working on Yes, reflected sir. light, they are not working on reflected light, they are working on infrared light। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ, मूवी yes, देखी थी, प्रीडेटर मूवी देखी थी पुरानी वाली? उसमें वो प्रीडेटर क्या होता है, वो इंफ्रारेड डिटेक्ट करता है नहीं करता है? यस सर। तो अर्नोल्ड क्या करता है, वो कीचड़ में आके लेट जाता है। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. किसी ने तो देखी है। तो इट दैट प्रीडेटर वाज वर्किंग नॉट ऑन रिफ्लेक्टेड लाइट, इट वाज वर्किंग ऑन एमिटेड लाइट। बोलो हाँ। अब जैसे सन है फॉर एग्जांपल, जैसे विजिबल वाला ही देख लो, विजिबल वाला देख लो, विजिबल वाला देख लो। विजिबल वाले में रेंज क्या होती है? रफली रेड की होती है से 700 नैनोमीटर, और से हमारा वायलेट का हो गया 300 नैनोमीटर, और एवरेज वैल्यू क्या होती है? येलो के आसपास होती है। येलो मान लो 500 नैनोमीटर है। हमारा सन कैसा है? हमारा सन कैसा है? येलो सन है ना? तो हमारे सन का टेम्परेचर कितना हो गया? हमारे सन के सरफेस का टेम्परेचर हो गया 2.9 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, येलो सन है ना, तो ये डिवाइड कर दो 500 इंटू 10 की पावर -9। इसको 3 ही ले लो यार, 3 ही ले लो, तो ये आ जाएगा 6000 केल्विन। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन, हाँ या ना? समझ में आई बात या यस नहीं आई? सर। अब जैसे Yes, sir. हमारा सुपरमैन था, कौन था भाई? अरे आई डोंट नो यार, मतलब मैं तो मैं कौन सा कैलकुलेट कर करके बता रहा हूँ, मतलब मैं तो रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये थोड़ी होता है कि स्प्रेड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। मैं तो बस बता रहा हूँ कि भाई, अब जैसे क्रिप्टॉन का सन था, कोई बच्चा मैसेज मार रहा था भाई ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, येलो हो गया। अरे चिल यार, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, मैं तो बता रहा हूँ क्रिप्टॉन का सन रेड सन था, याद आ रहा है? सुपरमैन का जहां से आया था तो वहां पर उसका सन कैसा था? रेड सन था। तो टेम्परेचर ऑफ क्रिप्टॉन का सन कितना होगा? 2.9 इंटू 10 की पावर -3
डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10 की पावर -9 कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 2.9 डिवाइडेड बाय 700, ये आ गया 4142 केल्विन के आसपास। तो सुपरमैन का सन कूल था, कोल्डर सन था उसका, हाँ या ना? इसीलिए तो सुपरमैन बन गया था। कुछ भी बकवास चल रही है, मतलब जैसे एज इफ ही इज रियल। तो अदर वे अराउंड भी तो कर सकते हैं कि अगर हम किसी स्टार की वेवलेंथ नाप लें तो उसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया क्या कहते हैं उसे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम किसी स्टार की वेवलेंथ नाप लेंगे तो उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। गॉट इट और नॉट? और हमारा सन गर्म है और सुपरमैन का सन ठंडा था, तो आइडिया तो उन्होंने यही बनाने का कोशिश की थी क्योंकि वो ऐसे सन से आया है जहां पर जो ठंडा है, तो ही इज यूज्ड टू लेस एनर्जी फ्रॉम द सन, तो उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो जाके उसको वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर एब्जॉर्ब करने का, हाँ या ना? क्योंकि वो तो अडेप्टेड है कम एनर्जी के, हाँ या ना? तो वो सुपरमैन बन गया हमारे यहाँ के। अब जैसे हम लोग गलती से क्रिप्टॉन चल जाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि यार हमें आदत है ज्यादा एनर्जी लेने की। अब उनका ठंडा सन मेरे को क्या एनर्जी दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा, तो मैं तो वहां पर शहीद हो जाऊंगा। समझ में आई बात है नहीं आई? किस किस को Yes, समझ में sir. आया? मुझे ऐसे सन में जाना पड़ेगा जो कि वायलेट सन है, फिर कैंसर हो जाएगा क्योंकि अल्ट्रा वायलेट भी ज्यादा ही फेंकेगा, हाँ या ना? Guys, got it or not? So Yes, sir. Yes. this was all about Wien's law. ठीक है? So radiation technically is over.